बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम तुलबा एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको एक मरतबा फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री के लेक्चर में खुश आमदीद। आपको सबको याद होगा जो बाकायदगी के साथ हमारी वीडियोस देख रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में हमने कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग को डिस्कस किया था। आज हमारा इसी हवाले से लास्ट लेक्चर होगा स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का, जिसके अंदर हम स्टीरियो केमिस्ट्री ड्रग्स की डिस्कस करेंगे। हमने जो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप हैं कि इनका क्या रोल होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में, एसिड बेस्ड नेचर है ड्रग्स की, और आयोनाइजेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स को हमने डिस्कस कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टीशन कोफिशेंट ऑफ ड्रग्स के हवाले से बात कर ली। आज हम इसी हवाले से स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री एक सब डिसिप्लिन है केमिस्ट्री का, जिस को केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट बखूबी जानते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट और क्लिनिकल केमिस्ट्री से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी स्टीरियो केमिस्ट्री का जानना बहुत ज़रूरी है। स्टीरियो केमिस्ट्री अगर विद रिस्पेक्ट टू हम ड्रग देखें तो हम या तो डायस्टीरियोमर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, इनांशियोमर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस कर रहे होते हैं। और इस हवाले से आपको इनांशियोमर के कंसेप्ट होने चाहिए कि इनांशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जी और ई आइसोमर्स क्या होते हैं। इनका बेसिक नॉलेज आप तमाम के पास ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हों। केमिस्ट्री के स्टूडेंट को ये पता होता है। वैसे फार्मेसी के स्टूडेंट्स हो गए, मेडिकल के स्टूडेंट हो गए, और फिजिशंस क्लिनिकल केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट हो गए, इनको भी ये केमिस्ट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है जी। आज हमारा वो टॉपिक नहीं कि आपको हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बेसिक्स बताएं, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या रोल होता है ड्रग एक्शन के हवाले से, और स्टीरियो केमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। ठीक है जी। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर जो लफ्ज़ स्टीरियो है, इसका ताल्लुक स्पेशल अरेंजमेंट के साथ होता है कि मालिक्यूलर फार्मूला, मालिक्यूलर स्ट्रक्चर तो एक ही होती है, लेकिन उसके अंदर एटम्स या ग्रुप्स की अरेंजमेंट चेंज होती है। जैसे हम इनांशियोमर्स के बारे में कहें तो इनांशियोमर्स दो ऐसे आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे एक दूसरे के लिहाज से, उनको हम इनांशियोमर्स कह देते हैं। और इनांशियोमर्स का बनना ये डिपेंड करता है मालिक्यूल के अंदर कितने कायरल सेंटर मौजूद हैं। ठीक है जी, वो एक अलग से टॉपिक है। अच्छा जी, अब ये फार्मासिस्ट और क्लिनिकल केमिस्ट्री पढ़ने वाले या फिर केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो हैं, इनको क्यों पढ़ाना पड़ता है हमें ड्रग एक्शन के हवाले से स्टीरियो केमिस्ट्री। इनको इस वजह से पढ़ाना पड़ता है कि इनांशियोमर्स जो हैं वो एक दूसरे के लिहाज से अपने फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर वेरी कर जाते हैं अगर उनके अंदर स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो जाए ग्रुप्स की या फिर एटम्स की। मैनी ऑफ ड्रग करंटली यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस मिक्सचर ऑफ इनांशियोमर्स। जितनी भी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें कुछ ड्रग इनांशियोमर के मिक्सचर में प्रोवाइड की जाती हैं। अगर 50-50% मिक्सचर हो इनांशियोमर्स का तो उसको हम रेजमिक मिक्सचर कहते हैं। और कुछ ड्रग्स जो हैं सिंगल इनांशियोमर्स के तौर पे भी मौजूद हैं। अब दिन ब दिन डे बाय डे जो है वो सिंगल इनांशियोमर्स की तरफ ज़्यादा रिसर्च जा रही है कि किस तरह हम मिक्स्ड रेजमिक मिक्सचर से इनांशियोमर्स को अलहदा किया जाए और उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टडी किया जाए। अप्रॉक्सीमेटली 50% जो ड्रग्स हैं वो कायरल हैं। पहली बात तो याद रखनी, कायरल हैं। कायरल का मतलब
वो ऑप्टिकल एक्टिव हैं, और जो ऑप्टिकल एक्टिव इनांशोमर्स ऑप्टिकल एक्टिव ही होते हैं। और 50% इसमें से इनांशोमर जो हैं वो मिक्सचर यानी रेजमिक मिक्सचर के तौर पे सेल आउट किए जाते हैं रेदर देन द सिंगल एनांशोमर्स। इसका मतलब 50% ड्रग कायरल होगी, और इस 50 और जो ये ड्रग्स कायरल सेल आउट हो रही हैं उनमें से भी 50% जो हैं वो रेजमिक मिक्सचर के तौर पे सेल आउट की जाती हैं। तो 50% कायरल होने का मतलब ये है कि कायरलिटी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। Single enantiomers are increasingly more available to practice physicians, but mixture of enantiomers of given drugs may be available at the same time. Single enantiomers भी मार्केट में अवेलेबल हैं और मिक्सचर भी अवेलेबल हैं। सिंगल इनांशोमर्स और मिक्सचर ऑफ इनांशोमर्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से डोज के अंदर चेंज होते हैं, एफिकेसी में चेंज होते हैं, वेरी करते हैं, साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल उनका वेरी कर सकता है, और उनका यूज़ वेरी कर सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता है कि जो असरात मिक्सचर के हों, जो इफ़ेक्ट्स फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट मिक्सचर के हों, वही सेम इफ़ेक्ट इन सिंगल एनांशोमर्स के भी हों। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, समटाइम ऐसा होता है लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। तो सिंगल एनांशोमर्स के ऊपर इसलिए भी फोकस किया जा रहा होता है कि सिंगल एनांशोमर्स अपनी पोटेंसी में बेहतर होती है मिक्सचर के मुकाबले में, अपनी एफिकेसी में बेहतर होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो कम से कम हो सकते हैं। तो इसी वजह से मिक्सचर से हम सिंगल एनांशोमर्स की तरफ अब ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च काम कर रही है। Decision to use single enantiomer versus the mixture of enantiomers of particular drug should be made on the basis of data from clinical trial and clinical experience. अब जो 50% मार्केट के अंदर मेडिसिन सेल आउट की जा रही होती हैं वो तो इनांशोमर्स के मिक्सचर की सूरत में है, और वो जो इनांशोमर का मिक्सचर है उसका डाटा तो डेफिनेटली अवेलेबल होगा, उसकी पोटेंसी कितनी है, एफिकेसी कितनी है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स क्या थे, क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या रहा। लेकिन जब इनांशोमर्स में से मिक्सचर में से सिंगल एनांशोमर अलहदा किया जाएगा, इसकी तमाम फिर प्रोफाइल्स अलग से फिर डिस्कस करनी पड़ेंगी, उसके क्लिनिकल ट्रायल अलग से करने पड़ेंगे, उसके क्लिनिकल एक्सपीरियंस अलग से करने पड़ते हैं, उसकी एफिकेसी, उसकी पोटेंसी, फार्माकोकाइनेटिक्स अलग से डिस्कस करनी पड़ती है। ठीक है जी, क्योंकि दोनों के अंदर मिक्सचर में और सिंगल एनांशोमर्स के अंदर वेरिएशन होती है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के हवाले से। टू एनांशोमर्स ऑफ कायरल ड्रग्स में डिफरेंट सिग्निफिकेंटली इन द टू इन देयर बायोअवेलेबिलिटी, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइट्स, एक्सक्रीशन, potency, selectivity for receptors, transporter, enzyme, toxicity। तो इसलिए मिक्सचर में और सिंगल एनांशोमर्स में इन तमाम प्रोसेस के हवाले से चेंजेस आ जाती हैं। तो इसलिए सिंगल एनांशोमर्स को तो पहले सेपरेट करना एक बहुत बड़ा एक टारगेट है, उसको पहले सेपरेट किया जाए सिंगल एनांशोमर्स को, फिर उसकी अलग से एक प्रोफाइल अलग से बनाई जाएगी जो जिसकी मैचिंग जो है अपने मिक्सचर के साथ कहीं ना कहीं वाले से हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है जी। लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर होता है जब सिंगल एनांशोमर्स को ड्रग को हम स्टडी करते हैं। सिंगल एनांशोमर्स जो होते हैं अपने फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के हवाले से सिलेक्टिव होते हैं, मिक्सचर्स सिलेक्टिव नहीं होते। इम्प्रूव्ड थेरापेटिक इंडाइसेस होते हैं, उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स भी सिंपल होती है, उनके रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना आसान होता है एज़ कंपेयर टू मिक्सचर के। ठीक है जी। और इनके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होते हैं, और इन ये अपने इंजाइम के साथ लिहाज से और रिसेप्टर इंट्रैक्शन के लिहाज से भी सिलेक्टिव होते हैं जो सिंगल एनांशोमर्स हैं एज़ कंपेयर टू देयर मिक्सचर ऑफ एनांशोमर्स। अब इसको हम कुछ एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि क्या वाकई सिंगल एनांशोमर्स जो होते हैं वो अपने
मिक्सचर के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होते हैं। अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल के हवाले से अगर हम लें, इनानशोमर जो होते हैं मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग वेयर एज द अदर इनानशोमर्स इनएक्टिव और कंट्रीब्यूट द अनडिज़ायरेबल इफेक्ट। यानी कि अगर मिक्सचर हम यूज़ करवा भी रहे हैं तो हो सकता है मिक्सचर के हमें इतना ज़्यादा उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट ना मिल सके। क्यों ना मिल सके? क्योंकि एक तो मिक्सचर ऑफ इनानशोमर्स के हमें डोज ज़्यादा करनी पड़ती है। कि ज़्यादा क्यों करनी पड़ती है? उसमें से हो सकता है एक ही जो इनानशोमर है एक्टिव हो, दूसरा एक्टिव ही ना हो। और दूसरी बात यह है कि अगर दूसरा एक्टिव ही हुआ, दूसरा एक्टिव भी हुआ, एक तो हमारा टारगेट एक से अचीव होगा, लेकिन दूसरा क्या करेगा? हो सकता है दूसरा अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट पैदा करना शुरू कर दे। इस वजह से इनांशियोमर्स के मिक्सचर की बजाय सिंगल इनांशियोमर्स को स्टडी करना और उन्हें यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहता है। यूज़ ऑफ सिंगल enantiomer would provide superior medications and may be preferred over the racemic form of drug. अब सिंगल enantiomer फार्मूलेशन जो है फॉर आर एल बुटरोल, इसको हम साल बुटामोल भी कहते हैं, ये एक बीटा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका आर आइसोमर जो है वो अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब जो एस है ये इस ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन ये ड्रग तो मिक्सचर के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसका मतलब इसका आर आइसोमर एक्टिव होगा, फिर एस जो है ये इनएक्टिव होगा। अगर ये इनएक्टिव है तो फिर क्यों हम इस्तेमाल करवा रहे हैं? हम सवाल इसलिए करवा रहे हैं कि इनांशियोमर को अपने मिक्सर से अलहदा करना एक मुश्किल टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, कॉस्टली पड़ सकता है। इसी वजह से हमें फिर वो मिक्सचर की सूरत में मेडिसिन मार्केट में लॉन्च करना पड़ती हैं। इसी तरह अगर हम ओमेप्राजोल की बात की जाए, आम टैबलेट्स के कैप्सूल मार्केट में सेल आउट किए जाते हैं। ये एसोफेगस के रिफ्लक्स के लिए, पेप्टाइटिक अल्सर के लिए टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसके भी दो आइसोमर हैं, एक एस है एक आर है। लेकिन एस ओमेप्राजोल जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स हैव बीन शोन टू सुपीरियर टू द रेस्मिक फार्मूलेशन। कि जो एस आइसोमर है ये सेल आउट मिक्सर में किया जाता है, लेकिन जो इसका एक्टिव है वो एस है, आर इसका आर फॉर्म इसकी एक्टिव नहीं है। ठीक है जी। अब कुछ हमने एक टेबल भी आपके सामने शो किया हुआ है कि इसमें कुछ ड्रग्स हैं और उनके आइसोमर्स जो हैं वो कौन से ज़्यादा पोटेंट्स हैं। जैसे स्टेलोप्रेम है, इसका एस स्टेलोप्रेम जो है एस आइसोमर जो है विद डेक्स्ट्रोरोटेटरी, पॉजिटिव साइन डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए होता है और नेगेटिव साइन लीवोरोटेटरी के लिए होता है। छोटी ब्रैकेट के अंदर वाला साइन देखना आपने। आइसोमर क्योंकि एस डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, एस लीवो भी हो सकता है, इस तरह आर डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, आर लीवो भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। इसका एस और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो आइसोमर है वो एक्टिव होगा। ठीक है जी। इसी तरह ऑन डेनस्ट्रन, इस एंटी एमिटिक ड्रग है ये, इसका जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आर आइसोमर है वो ज़्यादा पोटेंट होगा। इसी तरह जो है मिथाइल फेनिडेट, इसके 4 आइसोमर हैं, आर आर एस एस, और इसमें फिर जो D3O आर आर है ये ज़्यादा पोटेंट है। ये ट्रीटमेंट के लिए हाइपर डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह ओमेप्राजोल के बारे में हमने डिस्कस कर दिया, इसका आइसोमर ज़्यादा एक्टिव है। और कैप्टोप्रिल, इसका आइसोमर ज़्यादा एक्टिव होता है, हार्ट फेलियर्स के अंदर इस्तेमाल। वारफेरन जो है एंटीकोगुलेंट ड्रग के तौर पे, इसका एस वारफेरन ज़्यादा एक्टिव है। इसी तरह हमने दूसरी साइड्स पे भी कुछ ऐसी ड्रग्स दिए हुए हैं और इनके पोटेंट आइसोमर्स का जिक्र किया हुआ है। इसके अलावा बेतहाशा और ड्रग्स भी हैं जिन पे अभी काम जारी है, उनके एनांशियोमर्स के मिक्सचर से उनके सिंगल एनांशियोमर्स को स्टडी किया जा रहा है। ठीक है जी।
अच्छा जी, अब ये देखो दूसरी हमने ड्रग जो है ये मिथाइल फेनिडेट की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको शो करवाई है। इसके 4 आइसोमर हैं। इसमें जो D2R प्राइम है, ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये एक्टिव है, पोटेंट है। इसका मतलब 3 आइसोमर, बाकी ये पोटेंट नहीं है अपनी एक्टिविटी के हवाले से। अच्छा जी, स्टेलो प्रेम जो है ये रेजमिक मिक्सचर के तौर पे सेल किया जाता है, लेकिन इसका जो एस इनांशोमर है डेक्स्ट्रोरोटेटरी डिज़ायर्ड एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट देता है, लेकिन एस आर आइसोमर जो है वो इनएक्टिव है, हो सकता है, या फिर अगर एक्टिव भी हुआ तो ये डिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं देगा, अनडिज़ायर्ड इफेक्ट हो सकता है देना शुरू कर दे। तो इस बुनियाद पे भी हमें रेजमिक मिक्सचर से इनांशोमर्स, सिंगल इनांशोमर्स को सेपरेट करने की ज़रूरत होती है कि समटाइम जो दूसरा इनांशोमर है उसके एडवर्स ये साइड इफ़ेक्ट शो हो रहे होते हैं। अच्छा जी, इसी तरह ट्राई प्रोलिडीन है, ये आइसोमर हैं ई जी और ई आइसोमर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के लिहाज से। इसमें जो जी आइसोमर है ये इनएक्टिव है, ई आइसोमर जो है वो एक्टिव है। ये किसके लिए आमतौर पे ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है ड्रग, ठीक है जी, एंटी हिस्टामिन्स, हे फीवर्स, कॉमन कोल्ड के लिए। और इसके अंदर जो एंटीहिस्टामिन के तौर पे जो इसका आइसोमर काम करता है वो जी आइसोमर, सॉरी ई आइसोमर है, जी आइसोमर इसमें इनएक्टिव रहता है। हालांकि ट्रोप्लोलिडीन को एज ए मिक्सचर ऑफ ज्योमेट्रिकल इनांशोमर के तौर पे सेल आउट किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं ये इनांशोमर्स नहीं होते, इनको आप एक दूसरे के लिए लिहाज से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कह सकते हैं। अच्छा, ये दूसरा भी टेबल है, इसके वाले से सिर्फ साइकाट्रिक प्रैक्टिस के अंदर ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं जिन पे ऊपर ए का साइन है, इसका मतलब इनके सिंगल एनांशोमर्स फार्मूलेशन अंडर डेवलपमेंट है। अंडर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अभी मिक्सर के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इनके सिंगल एनांशोमर पे काम किया जा रहा है। और जो बी जिन पे है स्टेलोप्रेम जो जैसे हो गया, मिथाइल फेनिडेट जो है पहले भी हमने शो किए कि इनके सिंगल मिक्सचर में भी अवेलेबल हैं, लेकिन सिंगल इनांशोमर्स फार्म भी अब अवेलेबल होना शुरू हो गई हैं इनकी। अच्छा, अब बात हम करेंगे रेसमिक मिक्सचर सम टाइम जो होता है वो सेफ़ होता है सिंगल एनांशोमर्स के। हमारी जितनी भी बहस रही है वो हमने इसी बात पे फोकस किया है कि सिंगल एनांशोमर्स जो हैं वो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा सिलेक्टिव भी होते हैं, ज़्यादा पोटेंट भी होते हैं, ज़्यादा एफिकेसी भी रखते हैं। क्या तमाम ड्रग्स के लिए ये बात ठीक है? नहीं, तमाम ड्रग्स के लिए बात ठीक नहीं है। सम टाइम रेजमिक मिक्सचर ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कंपेयर टू सिंगल एनांशोमर्स के। ऐसे केसेस भी हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास जो है एक ड्रग है जिसको हम सोटैलोल कहते हैं। सोटैलोल जो है ये मिक्सचर, रेजमी मिक्सचर के तौर पे सेल आउट की जाती है। इसका नेगेटिव यानी लीवो रोटेटरी नानशोमर्स भी है और इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी नानशोमर्स भी है। जो लीवो रोटेटरी नानशोमर है ये बीटा ब्लॉकर है और एंटी एरिथमिक एक्टिविटी रखता है, लेकिन जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है ये एंटी एरिथमिक एक्टिविटी तो रखता है प्रॉपर्टी, लेकिन ये बीटा ब्लॉकर नहीं है, ये बीटा ब्लॉकर नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें देखें ये एस आइसोमर है डेक्सोरोटेटरी, और ये है इसका ये आर आइसोमर होता है ये लीवो रोटेटरी। इसका मतलब जो लीवो रोटेटरी आइसोमर है ये बीटा ब्लॉकर भी है और एंटी एरिथमिक एक्टिविटी भी रखता है। दूसरा जो है एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी रखता है लेकिन बीटा ब्लॉकर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसको मिक्सचर के तौर पे ही यूज़ किया जाए तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू देयर सिंगल एनांशोमर्स। हाँ जी, मेरी सारी बात का जो ख़ुलासा था, जो कंक्लूजन है वो यही है कि स्टीरियो केमिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है ड्रग्स की फार्मूलेशन के हवाले से, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के हवाले से। उम्मीद है आपको स्टीरियो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस का भी पता लग गया होगा और इसकी कंसेप्ट में भी समझ आ गए होंगे, ठीक है जी।
नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आपको फार्माकोलॉजी के अंदर इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस करेंगे ड्रग्स की, कि किस तरह फार्माकोकाइनेटिक्स जो हैं काम करती हैं ड्रग्स के हवाले से, और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर स्टडी किए जाने ज़रूरी हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।